आईआईटी जेईई की तैयारी और उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, अक्सर एक अंधेरी सुरंग जैसी लगती है ना? बिल्कुल। हर तरफ से रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स और एक्सेप्शंस। हाँ, एक्सेप्शंस की तो बौछार होती है। ऐसा लगता है जैसे आप एक जंग के मैदान में बिना नक्शे के उतर गए हैं। सही कहा। लेकिन आज हमारे हाथ एक ऐसा ही नक्शा लगा है। ये दी आईआईटी जेईई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैटल प्लान नाम का एक लेख है। और ये सिर्फ नोट्स नहीं है, बल्कि एक पूरी एक रणनीतिक गाइड बुक है। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन एकदम साफ है। हमें सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक समझ विकसित करनी है। हाँ, मतलब ये समझना कि कौन से हथियार कब और क्यों इस्तेमाल करने हैं। बिल्कुल। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि स्रोत एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा देता है। कौन सा? कि पिछले 2 सालों में ही 50 से ज्यादा सवाल सीधे सीधे नेम रिएक्शन से आए हैं। 50 से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये रैंक तय करने वाला हिस्सा है। सही बात है। और जो बात मुझे इस स्रोत के बारे में सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये केमिस्ट्री को सिर्फ केमिस्ट्री की तरह नहीं देखता। अच्छा। ये इसे एक वॉर जोन, एक युद्ध क्षेत्र की तरह देखता है। और अगर ये एक युद्ध है तो सिर्फ हर हथियार का नाम जान लेना काफी नहीं है। आपको उसे चलाना भी आना चाहिए। बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि कब राइफल की जरूरत है और कब तोप की। तो आज की हमारी बातचीत का मकसद सुनने वाले को इसी युद्ध के लिए एक ठोस योजना से लैस करना है। ठीक है, तो इस बैटल प्लान को खोलते हैं। स्रोत के मुताबिक पहला और सबसे जरूरी कदम है नींव मजबूत करना, एस्टैब्लिश योर बेस। हाँ, स्रोत एक बहुत ही दमदार उपमा का इस्तेमाल करता है। एक मजबूत अड्डे के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मजबूत अड्डा कुछ बुनियादी स्तंभों पर टिका है। स्रोत 3 स्तंभों को सबसे जरूरी बताता है। पहला है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन की गहरी समझ हो। ये तो नियम है जो बताते हैं कि अणु तनाव में कैसे व्यवहार करते हैं। सही। दूसरा स्तंभ है रिएक्शन मैकेनिज्म, खासतौर पर SN1, SN2, E1 और E2। उनके मूवमेंट पैटर्न को समझना। और तीसरा, जो शायद सबसे चौंकाने वाला दावा है, वो है एसिड बेस लॉजिक। स्रोत कहता है कि 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में एसिड बेस इंटरैक्शन ही है। क्या ये सचमुच इतना सरल हो सकता है? ये दावा सुनने में जितना बड़ा लगता है उतना ही सच है। अच्छा। जब स्रोत एसिड बेस लॉजिक की बात करता है तो वो स्कूल वाली परिभाषा से आगे की बात कर रहा है। यहाँ एसिड का मतलब है इलेक्ट्रॉन का भूखा, यानी इलेक्ट्रोफाइल। और बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन से अमीर, न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल। अब आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसी नजरिए से देख सकती हैं। एक अमीर अणु एक गरीब अणु को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बस। और यहीं पर स्रोत की सबसे शक्तिशाली बात सामने आती है। यदि कोई ये अनुमान लगा सकता है कि चार्ज कहाँ सबसे ज्यादा स्थिर है, तो वो उत्पाद का भी अनुमान लगा सकता है। वाह। हर अणु स्थिरता की तलाश में है। आपका काम बस ये पता लगाना है कि स्थिरता तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है। मतलब अगर ये लॉजिक पकड़ में आ गया तो हम अनजाने सवाल भी हल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये रटने से आजादी है। वाह। तो ये रटने के बारे में नहीं है, बल्कि अणु की मनोदशा को समझने के बारे में है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारी नींव मजबूत हो गई है। अब समय आता है भारी तोपखाना यानी हेवी आर्टिलरी को तैनात करने का। और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाई यील्ड रिएक्शंस। हाँ, वो बड़े नाम जिन्हें नजरअंदाज करना मतलब सीधे सीधे नंबर खोना है। स्रोत इन्हें कुछ मजेदार समूहों में बांटता है। पहले हैं एल्केन बनाने वाले, जैसे वुड्स रिएक्शन और कोल्बे की इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। और फिर हैं कार्बोनिल कन्वर्टर्स। यहाँ 2 बड़े नाम हैं, क्लेवेंसन रिडक्शन जो एसिडिक मीडियम में काम करता है, और वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो बेसिक मीडियम में काम करता है। हाँ, दोनों का काम एक ही है, COO ग्रुप को CH2 में बदलना। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर दोनों का काम एक ही है तो 2 अलग-अलग रिएक्शंस क्यों? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब ही रणनीति है। अच्छा। सोचिए, क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर एक ही मंजिल पर जाने वाले 2 अलग-अलग रास्ते हैं। आपको वो रास्ता चुनना है जो आपके अणु के बाकी हिस्सों को बर्बाद ना करे। मतलब? मान लीजिए आपके अणु में कार्बोनिल ग्रुप के अलावा एक ऐसा ग्रुप भी है जो एसिड के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाता है, जैसे कोई एस्टर। ठीक है। अब अगर आपने क्लेमेंसन रिडक्शन इस्तेमाल किया जो एसिडिक है, तो वो आपके कार्बोनिल को तो बदल देगा,
पर साथ में एस्टर को भी खत्म कर देगा। तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं। यहीं पर वुल्फ किश्नर जो बेसिक है, एक हीरो की तरह आता है। वो चुपचाप सिर्फ कार्बोनिल पर काम करेगा और बाकी अणु को छुएगा भी नहीं। तो ये चुनाव रटने का नहीं बल्कि अपने अणु के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का है। एकदम सही, ये सामरिक सोच है। ये बहुत ही व्यवहारिक तरीका है इसे समझने का। मतलब आपको पूरे अणु का डॉक्टर बनना पड़ेगा। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, भारी तोपखाने की सूची में आगे बढ़ते हैं। स्रोत एक बहुत ही मजेदार नाम देता है, वजन घटाने का विशेषज्ञ। ये कौन है? ये है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। मुझे ये उपमा बहुत पसंद आई। ये तो अच्छी है। स्रोत की एनालॉजी ये है कि ये एक एमाइड है जो वजन घटाने की यात्रा पर है, क्योंकि ये अपना CO समूह खो देता है और एक कम कार्बन वाला एमाइन बन जाता है। हाँ, फिर हैं ऑक्सीजन गेट्स जैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, जिसके लिए अल्फा हाइड्रोजन की शर्त बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये शर्त बहुत अहम है। हाँ, आखिर में एक और है अल्फा पोजीशन पर हमला करने वाला हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की या HVZ रिएक्शन। इन सभी में कोई ना कोई छोटी शर्त छुपी होती है जो सवाल को सही या गलत करा सकती है। हाँ, और परीक्षक को यही छोटी छोटी शर्तें बहुत पसंद होती हैं। जैसे आपने एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन की शर्त का जिक्र किया। हाँ, ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन परीक्षक के लिए ये एक सोने की खान है। वो जानबूझकर आपको फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड जैसा अणु देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बिल्कुल, और पूछेंगे कि क्या ये एल्डोल रिएक्शन देगा। जिस छात्र ने सिर्फ नाम रटा है वो हाँ कह देगा, लेकिन जो रणनीति समझता है वो जानता है कि ये संभव ही नहीं है। और यहीं पर टॉपर्स अलग हो जाते हैं। एकदम। ये क्लेमेंसन बनाम वोल्फ किश्नर वाली बात वाकई आंखें खुलने वाली है। ये दिखाता है कि सिर्फ रिएक्शन का नाम जानना काफी नहीं है, आपको उसके औजार भी समझने होंगे। सही बात है। और मुझे लगता है स्रोत का अगला भाग ठीक इसी बारे में, ये विशेष उपकरण यानी रिएजेंट्स। अब ध्यान रिएक्शन से हटकर उन विशेष उपकरणों पर जाता है जो इन रिएक्शंस को अंजाम देते हैं। स्रोत इन्हें अलग अलग सुपर पावर्स वाले उपकरण कहता है। चलिए कुछ प्रमुख रिएजेंट्स और उनकी भूमिकाओं को देखते हैं। एक तरफ है LiH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ, स्रोत इसे एक शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर या कह लीजिए एक बाजूका जो लगभग हर चीज को रिड्यूस कर सकता है, एस्टर, एमाइड, एसिड, सबको। और दूसरी तरफ है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। स्रोत इसे एक माइल्ड स्नाइपर कहता है क्योंकि ये बहुत चयनात्मक है। हाँ, सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड्स को निशाना बनाता है। पर परीक्षा के दबाव में कोई कैसे याद रखेगा कि कौन सा स्नाइपर है और कौन सा बाजूका? इसका सबसे अच्छा तरीका इनकी ताकत के स्रोत को समझना है। अच्छा, देखिए, लिथियम LiH4 में एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ज्यादा पोलर और कमजोर होता है, तो वो बहुत आसानी से अपना हाइड्राइड आयन दे देता है। मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ, वो एक बेचैन आक्रामक सैनिक की तरह है जो किसी पर भी हमला करने को तैयार है, इसीलिए वो बजूका है। और NaBH4? NaBH4 में बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। वो एक अनुशासित स्नाइपर की तरह है जो सिर्फ अपने टारगेट पर ही फायर करता है। ये एक भारी हथौड़े और एक सर्जिकल स्कैल्पेल के बीच के अंतर जैसा है। एकदम सही। अगर आपको सिर्फ एक कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करना है और अणु में एक एस्टर ग्रुप भी है जिसे आप छूना नहीं चाहते, तो LiAlH4 का उपयोग एक आपदा होगी। लेकिन NaBH4 हमारा स्नाइपर ठीक वही करेगा जो आप चाहते हैं। ये सब नियंत्रण के बारे में है। और इस सूची में एक और बड़ा नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX। स्रोत इसे परम कार्बन कार्बन बॉन्ड मेकर कहता है। और वो है भी। इसकी बहुमुखी प्रतिमा तो कमाल की है। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन से टर्शरी अल्कोहल। ये तो एक जादुई छड़ी जैसा लगता है। मुझे याद है जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक जादुई उपकरण की तरह ही सोचती थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे भरोसेमंद दोस्त। बिल्कुल। जब भी आपको कार्बन की चेन लंबी करनी हो और समझ ना आए कि कहां से शुरू करें, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अक्सर जवाब होता है। तो इसका मतलब दैनिक तैयारी के लिए क्या है? हमारे पास आधार है, भारी हथियार हैं और विशेष उपकरण भी हैं। अब इन्हें अभ्यास में कैसे लाया जाए? हाँ, बैटल ड्रिल्स। स्रोत यहाँ कुछ बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिस स्ट्रैटेजीज की बात करता है। स्रोत 4 मुख्य रणनीतियों पर जोर देता है। पहली और सबसे जरूरी, सिर्फ पढ़े नहीं, ड्रॉ करें। ड्रॉ, डोंट जस्ट रीड, ये बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म को बार बार बनाने पर बहुत जोर दिया गया है।
दूसरी है रटने से बेहतर मैकेनिज्म, तीसरी है फ्लैश कार्ड और माइंड मैप्स का उपयोग, और चौथी है दैनिक रिवीजन चक्र। लेकिन मुझे पहली वाली बात सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। सिर्फ पढ़ने की तुलना में मैकेनिज्म को हाथ से बनाने से ऐसा क्या अलग हो जाता है? ये सिर्फ याद रखने की तकनीक नहीं है, ये सीखने का एक तरीका है। अच्छा। जब आप कोई मैकेनिज्म सिर्फ पढ़ती हैं, तो आपका दिमाग उसे कहानी की तरह देखता है। लेकिन जब आप उसे अपने हाथ से बनाती हैं, एक एक तीर खींचती हैं, दिखाती हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो आप सिर्फ देख नहीं रही होती, आप उस प्रक्रिया में हिस्सा ले रही होती हैं। आप असल में इलेक्ट्रॉनों की भाषा में सोचना सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है मैं SN2 रिएक्शन में होने वाले इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से बहुत परेशान रहती थी। हाँ, वो छाते वाला उदाहरण। हाँ, वो मुझे तब तक समझ नहीं आया जब तक मैंने उसे छाते के हवा में उलटने की तरह दर्जनों बार बनाकर नहीं देखा। एक बार जब वो आकार आपके हाथ और दिमाग में बस जाता है, तो आप उसे कभी नहीं भूलते। ये मांसपेशियों की याददाश्त मतलब मसल मेमोरी बनाने जैसा है। एकदम सही। बिल्कुल सही। और इस तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए स्रोत एक पूरे अंक दिलाने वाले हथियारों की सूची भी देता है। फुल मार्क्स आर्सेनल। हाँ, ये उन कुछ खास रिएक्शंस का एक त्वरित सारांश है जहां छोटे छोटे विवरण बहुत मायने रखते हैं। इस सूची में कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे राइमर-टिमन रिएक्शन, जो फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर CHO समूह जोड़ता है। फिर है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो हैलोजन एक्सचेंज के लिए खासकर आयोडो अल्केन बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। और एक है केनिज़ारो रिएक्शन। स्रोत इस पर एक चेतावनी का निशान लगाता है। ये केवल उन एल्डिहाइड्स के लिए है जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ये शर्त बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये शर्त इतनी खास क्यों है? ये क्लासिक जाल जैसा लगता है। ये एक क्लासिक जाल ही है, क्योंकि ये सीधे सीधे एल्डोल कंडेंसेशन के विपरीत है, जिसे अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है। अच्छा, तो परीक्षक को ये टकराव पसंद है? बहुत पसंद है। वो आपको एक ऐसा अणु देंगे और पूछेंगे इस पर बेस डालने से क्या होगा। अब छात्र को ये तय करना है क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, अगर हाँ तो एल्डोल होगा, और अगर नहीं तो केनिज़ारो। ये एक बाइनरी चॉइस है और आपकी पूरी प्रतिक्रिया इसी एक छोटी सी जानकारी पर टिकी है। और जिसने सिर्फ नाम रटा है वो उस जाल में फंस जाएगा। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। जो रणनीति स्रोत हमें दे रहा है वो बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली है। सबसे पहले एक मजबूत नींव बनाएं, GOC, मैकेनिज्म और एसिड बेस लॉजिक के साथ। फिर उन भारी तोपखाने वाले हाई यील्ड रिएक्शंस पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद रिएजेंट्स की सटीक भूमिकाओं में महारत हासिल करें ताकि आप बाजूका और स्नाइपर के बीच सही चुनाव कर सकें। और अंत में लगातार अभ्यास। हाँ, खासकर मैकेनिज्म को अपने हाथ से बनाकर, ताकि ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। स्रोतों का अंतिम आदेश बहुत शक्तिशाली है। अपने पिरामिड का शीर्ष कभी भी मजबूत आधार के बिना ना बनाएं। सही बात है। और वो पैटर्न पहचानने के लिए PYQs यानी पिछले वर्ष के प्रश्नों और मॉक टेस्ट के महत्व पर भी जोर देता है। बिल्कुल। स्रोतों ने इन रिएक्शंस को जीतने की एक शानदार योजना बताई है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है जो आगे की खोज के लिए एक विचार छोड़ जाता है। अच्छा, वो क्या है? हमने बात की कि एक अणु पर एक रिएक्शन कैसे काम करती है, लेकिन क्या होता है जब एक ही अणु पर इनमें से दो भारी तोप खाने वाली रिएक्शन संभव हो? एक कंपटीशन जैसी स्थिति। हाँ, असली महारत केवल रिएक्शंस को जानना नहीं है, बल्कि ये अनुमान लगाना है कि जब दो रास्ते एक साथ खुलें तो अणु कौन सा चुनेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक अणु जिसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है और हैलोजन भी, क्या वो पहले SN2 रिएक्शन देगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? ये रणनीतिक सोच का अगला स्तर है। बिल्कुल। ये सिर्फ नियमों को जानना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि जब नियम टकराते हैं तो असल में जीत किसकी होती है।